नमस्कार, महाराष्ट्र 24 में आपका स्वागत है। आज हम बेहद ही संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे नागपुर पुलिस या फिर पुलिसिंग किस तरह से होनी चाहिए, क्या उस तरह से वो हो रही है? क्या पुलिस जो है वो अपराधियों को छोड़कर जो मासूम है, जो निर्दोष है, उसे सजा देने की कोशिश कर रही है? ये इसी विषय पर जो है आज हम बात करने वाले। बात करने के लिए हमारे साथ तरुण परमार जी है, जो हाईकोर्ट के वकील है। एक घटना ऐसी आई है सामने कि सोनेगांव पुलिस स्टेशन में एक घटना ऐसी हुई कि एक मजदूर अपने बीवी के डिलीवरी के लिए अपने बहन को गांव से घर लाता है। उसके बाद वो छोटी बहन जो है वो उस मजदूर के ऊपर आरोप लगाती है कि उसने छेड़छाड़ किया है। हालांकि वो पुलिस के सामने नहीं आती है और पुलिस उसके ऊपर जो है पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करती है। 3 साल ये केस चलता है और हाईकोर्ट बाद में उस मजदूर को निर्दोष मुक्त करा देती है। काफ़ी सारा जो है उलझने इस केस में है। ये जो केस है वो तरुण परमार जी हमें पूरा बताने वाले हैं, लेकिन यही विषय इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हमारी पुलिसिंग किस तरह से काम कर रही है। एक निर्दोष को जो है दोषी बनाने की कोशिश नागपुर की पुलिस कर रही है। तरुण सर, क्या बताएंगे ये मामला क्या था? किस तरह से पुलिस जो है पुलिसिंग करनी चाहिए उस तरह से नहीं करते, एक निर्दोष को दोषी करार देने की कोशिश कर रही थी। पूरा जो मामला क्या है वो बताइए। ये मामला जो है आरोपी एक छोटू टेकाम करके है, वो मजदूरी का काम करता था। उसकी बीवी का 2019 के जनवरी दिसंबर में डिलीवरी हुई, तो उसने अपनी मौसी की लड़की जो बालाघाट में थी और जिसके पेरेंट्स भी दोनों मतलब मदर और फादर दोनों ने दूसरी शादी करके चले गए थे और ये वहाँ पर एक मतलब अबेंडेंट स्थिति में वहाँ उनके समाज के लोग घरों में रहती थी। उसको वो यहाँ लाया और मतलब अभी डिलीवरी हुई है, इसी वजह से तो हेल्प करने के पर्पज़ से तो वो लड़की यहाँ पर उसके साथ में करीब 1 महीना रही और एक दिन 26 जनवरी 2019 की रात को सडनली वो उसके घर से गायब हो गई। गायब होने के बाद में छोटू टेकाम ने आसपास पूरे इंक्वायरी करने के बाद उसने पुलिस स्टेशन सोनेगांव में कंप्लेंट की। तो छोटू टेकाम खुद उस मामले में फरियादी है, लेकिन और उस समय ये जो कि मिसिंग कंप्लेंट है, लेकिन पुलिस ने उसके अंदर 363 के अंदर मतलब किडनैपिंग का केस करके एफआईआर रजिस्टर किया। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में जो उस समय जो पहला जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसने इन्वेस्टिगेशन किया, सावंत करके, वो वहाँ पर बालाघाट के गए हैं। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी महिलाओं के बयान लिए। महिलाओं का कहना था कि ये लड़की यहाँ पर रहती थी, मतलब उनके पेरेंट्स दोनों 6 वो छोड़ के चले गए थे और ये यहाँ पर हमारे सभी लोगों के घर में 2-2, 4-4 दिन रहती थी और उसको छोटू टेकाम खुद आके मीन्स अपने घर लेकर गया। ऐसा कोई नहीं था कि उसको किडनैपिंग करके लेके गया है। और बाद में ये लड़की 2 महीने के बाद वो मार्च में 31 मार्च 2019 के आसपास वो महल में अभिजीत बोबड़े के घर से उनको प्राप्त हुई, ऐसा उन्होंने चार्जशीट में फाइल किया। और उसके बाद में ये छोटू टेकाम को उन्होंने आरोपी बनाया, जबकि उन्होंने पुलिस ने उस समय के जो सेकंड आईओ था, जो तपास अधिकारी जिसके पास में, उसने इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और इसको ऊपर 363 किडनैपिंग तो बनती ही नहीं है, 354 मतलब मॉलेस्टेशन इंडियन पिनल कोड और सेक्शन 12 की पॉक्सो के अंदर उसके ऊपर चार्जशीट फाइल किया। चार्जशीट फाइल करने के बाद में इनको मुझे, क्योंकि वो बेचारा गरीब था, मुझे कोर्ट की तरफ से लीगल एड की तरफ से मुझे सरकारी मतलब लीगल एड में से मुझे वकील अपॉइंट किया था। मैंने चार्जशीट जब पढ़ी तो मुझे प्रथम दर्शन से पता चल गया कि ये बोगस केस है। तो उस मामले में पुलिस की तरफ से मतलब प्रोसिक्यूशन की तरफ से लड़की को कोर्ट में हाजिर नहीं किया गया। मीन्स ये बताया गया कि कभी बताते थे कि लड़की प्रेग्नेंट है, आ नहीं सकती, जबकि किसी भी स्थिति में आज की तारीख में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी एविडेंस लिए जाते हैं, लेकिन उसका एविडेंस लेने की कोई कोशिश नहीं की। उसके बाद में क्योंकि उनको ये डर हो सकता है कि लड़की सच बोल देंगी, उसके ऊपर छोटू टेकाम के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि वो
उसको लड़की को बोलता था कि मेरे को रात में छूने देना, करने देना। दैट वो उसने कोई उसके ऊपर सेक्सुअल अटैक नहीं किया, तो उस वजह से उसके ऊपर सेक्शन 12 के ऊपर पोक्सो का एक्ट के अंदर लगाई गई। उसके बाद में जब मेडिकल किया गया, तो मेडिकल के अंदर मेयो हॉस्पिटल में मेडिकल किया गया। ये बहुत ताज्जुब की बात है कि लड़की खुद बता रही है कि मुझे मेडिकल मेरा चेकअप नहीं कराना है। यहाँ पर एक डाउट क्रिएट होता है, क्योंकि छोटू टेकाम के आरोपी के ऊपर तो कोई ऐसा फिजिकल ये नहीं था अटैक का कि उसमें उसने कोई फिजिकली उसके साथ किया, सिर्फ मतलब ये हैरेसमेंट जैसा ही मामला था। तो लड़की ने वहाँ पर सही में खुद ने मना किया या उसको वहाँ पर दूसरे लोगों के द्वारा इस तरह का मेडिकल रिपोर्ट बनवाया गया, क्योंकि हो सकता है कि वो लड़की का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ हो बाद में और वो बात डिस्क्लोज ना हो, इसलिए उसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया, मेडिकल चेकअप नहीं करवाया गया। तो उसके बाद में प्रोसिक्यूशन ने जो अभिजीत बोबड़े और ये परिवार है उनके स्टेटमेंट चार्जशीट के अंदर फाइल किए गए, उनको भी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया और उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। उनको प्रोड्यूस नहीं करने की वजह से मैंने तपास अधिकारी जब कोर्ट में एविडेंस के लिए आए तब मैंने उनसे पूछा कि ये बयान क्या आपने लिए हैं और आपने ही ये बयान क्या इन लोगों ने ही दिए हैं? तो तब उसने बोला हाँ, वो बयान उन्होंने लिए हैं और उसमें एक बयान जो है उसमें उनका कहना है कि लड़की ने उसको बताया था कि छोटू टेकाम ने उसके साथ में ऐसा ऐसा मीन्स सेक्सुअल हरेसमेंट किया है। तो सेक्शन 21 जो होता है पोक्सो एक्ट के हिसाब से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सेक्शन 21 पोक्सो एक्ट में ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति को any person who fails to report the commission of an offence under section 1 of section 19 or section 20 or who fails to record such offence under section 2 shall be punished with imprisonment of 3 months, 6 months और with fine और with both। मतलब अगर किसी को पता है कि कोई लड़की माइनर है या मतलब चाइल्ड माइनर है, उसके साथ में किसी भी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, उसको पता है और वो उसको पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो सह आरोपी बनती। और ये जब माननीय न्यायालय ने आरोपी को छोड़ दिया तब उन्होंने अपने जजमेंट में ये क्लियर लिखा कि इस मामले में कोर्ट ने किसी भी तरह की पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। मैं उनका ये जो पैरा 11 का है मैं पढ़ता हूँ कि दो इनिशियली सोनेगांव पुलिस स्टेशन हैज़ रजिस्टर्ड द ऑफेंस अंडर सेक्शन 363 IPC under the guise of missing complaint and subsequently victim was found at the residence of Abhijit Bobde, Sunaina Bobde and Sheila Bobde, and police was well aware about the age of the victim below 18 years in spite of the fact that IO had intentionally avoided to take any action against Abhijit, Sunaina and Sheila Bobde who are co-accused as per section 21 of the POCSO Act. This fact was admitted by prosecution witness number 7, investigating officer Sri Tulsiram Dhakulkar, but he has not explained why action has not taken by him. Moreover, it seems from the submission of learned AGP that some of the documents are kept in the B file of IO. ये भी एक बहुत ये कि पूरे पेपर्स उन्होंने कोर्ट के सामने नहीं रखा, ऐसा जो सरकारी वकील के जो बोलना है कि बी फाइल मतलब जो पुलिस के पास एक अलग फाइल रहती है उसमें है, तो उनका जो पूरे पेपर्स क्यों नहीं कोर्ट के सामने लाए, ये भी एक बहुत गंभीर विषय। फ्रॉम दिस एक्ट, अभी जो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, it is clearly established that the offence against the child are investigated in a casual manner without considering its gravity. Record shows that there is a gross negligence on the part of investigating officer श्री तुलसीराम ठाकुरकर। मतलब कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी इस तरह का लिखा है कि जो तपास अधिकारी है मिस्टर तुलसीराम ठाकुरकर, उसने इस मामले में किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। इन्होंने ये भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है कि अभिजीत बोबड़े के घर पर ये लड़की
लड़की पहुंची कैसे, 2 महीना वहाँ रही। उन्होंने अभिजीत ये जो बोबड़े परिवार है उन्होंने लिखा कि उनको ये लड़की मेडिकल चौक के पास में मिली और हमने उससे पूछा तो वो बोलती मैं हरवली गुम हो गई हूँ और हम उसके घर लेकर गए। अभी उन परिवार का पहली ड्यूटी ये होती है कि उन्होंने अगर किसी व्यक्ति गुमशुदा व्यक्ति है तो अगर अपने घर में रखना भी चाहते उन्होंने पुलिस को कंसर्न पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पर उन्होंने इंटीमेशन देना चाहिए, ताकि क्योंकि ये जो भी गुम होने की जो होती है वो पूरे पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन पहुंचती है ताकि वो अपने परिवार के पास पहुंच सके या उसका जो भी उनके पालक है उसके पास वो पहुंच सके। लेकिन इन्होंने ये नहीं किया और इस मामले में पूरी चार्जशीट के अंदर किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये नहीं है कि उन्होंने उसके बारे में किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन किया। तरुण जी, क्या आपने इसके पहले से कोई केस देखा जहाँ पे अक्यूज को कोर्ट के सामने जो है प्रस्तुति नहीं किया गया, जिसके ऊपर अगर ये हैरेसमेंट होने की बात अगर पुलिस कह रही है कि हैरेसमेंट हुआ है तो उसको क्या कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने की कोई प्रावधान है कि कोई छूट देती है कि कोर्ट के सामने वो नहीं आ सकती तो चलता है? नहीं, देखिए इसमें कोर्ट ने स्पष्ट लिखा है कि वो अकेली है, स्टार विटनेस है और उसके अलावा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सबमिशन इन ऑर्डर टू प्रूव द चार्जेस लेवल अगेंस्ट द एक्यूज, आरोपी के खिलाफ चार्ज प्रूव करने के लिए उन्होंने 7 विटनेस किया। हाँ, See further says despite the efforts taken by the investigator as well as police, the whereabouts of the victim could not be traced out, and considering the direction of the Honorable High Court to dispose of part heard matters in fast track courts, the prosecution was compelled to close their evidence and submit it for passing the appropriate order. अभी कोर्ट के अंदर वो वर्बली इस तरह के स्टेटमेंट देते थे कि वो प्रेग्नेंट है और इसीलिए नहीं आ सकती, और जब अगर प्रेग्नेंट है ऐसा उनको मालूम है उसका मतलब उनको वेयर अबाउट्स मालूम है, अदरवाइज तो उनको ये मालूम ही नहीं होना कि वो कौन सी कंडीशन में है। उसके पिताजी कोर्ट में आके बयान देते हैं, उसके पिताजी के बताते हैं कि वो लड़की 18 साल से बड़ी है, जो उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में आया है। इन्होंने कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन ने उसकी उम्र साबित करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं है, उन्होंने कोई भी कोशिश नहीं की। तो वो एक मेन विटनेस है जो अकेले ऐसे है कि बाकी तो सभी है वो हियर से विटनेस है कि भाई वो दूसरे को बता रहे कि मेरे साथ ऐसा हुआ। वो अकेली ऐसी विटनेस थी जो सच्चाई क्या थी वो बता सकती थी मीन्स, और मुझे यही डर है कि उसके साथ में ये घटना हुई नहीं थी और हुआ कुछ और है, और इसी वजह से उस विटनेस को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया। तो पुलिस भी जो है पुलिस खुद ऐसा क्यों करना चाहती है कि जो निर्दोष है, हालांकि सेशन कोर्ट ने उन्हें जो है निर्दोष बरी कर दिया, तो फिर पुलिस क्यों चाहती है कि एक मजदूर को जो है इस तरह से ट्रैप किया जाए और उसके ऊपर जो है इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप लगा दिया जाए? अभी वो मामला जैसा है कि पुलिस ही बता सकती है कि उन्होंने ये जो कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में लिखा कि इन तीनों को क्यों छोड़ दिया गया, और उसके बारे में तपास अधिकारी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। ये अभी क्या मामला है, मैं यही चाहूँगा कि ये जो उसके बारे में कि इसके ऊपर कंसर्न जो सीनियर अधिकारी है पुलिस के वो इन्वेस्टिगेशन करे, और ऐसे व्यक्ति कोर्ट के अंदर मैं एक और बात बताना चाहूँ जो रिकॉर्ड पे नहीं है, लेकिन जब ये पूछा गया तो तपास अधिकारी ये बोलता है कि मैंने पॉक्सो एक्ट पढ़ा ही नहीं था। मतलब जब माननीय जज महोदय ने पूछा कि सेक्शन 21 में ये सह आरोपी बनता है तो बोले मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो मतलब अगर आप एक छोटा सा एक्ट है एक 20-30 पेज का, और उसके अंदर आप किसी व्यक्ति की लाइफ से खेल रहे हो, मतलब लाइफ के साथ में आपकी जो सबमिशन से उसकी लाइफ खराब हो सकती है, वो एक्ट का बिना पढ़े आप चार्जशीट जैसे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, एक बहुत गंभीर बाबत है। जी, मतलब जब ये केस पुलिस ने FIR लॉन्च की उसके बाद जो है छोटू टेका इन्हें 1.5 महीना
जो है जेल में बिताना पड़ा। हाँ, करीब करीब, क्योंकि उसको ये लड़की वहाँ से 31 मार्च के आसपास वो मिली और उसके नेक्स्ट दिन उसको अरेस्ट किया और मेरा है कि उसको करीब 1 से 1.5 महीने बाद उसको जमानत मिली। जी, जमानत मिली। तो ये घटना काफ़ी पेचीदा है सर। एक ऐसा है कि अपनी ही बहन अपने भाई के ऊपर जो है एक छेड़छाड़ या फिर मोलेस्टेशन का आरोप लगाती है। हालांकि ये कब लगाती है, पुलिस का भी उसमें जो है बयान लेता है, ये भी सवालों पर घेरे में है। और उसके बाद वो लड़की घर छोड़ के चली जाती है। मेडिकल चौक में वो किसी को मिलती है, वो व्यक्ति उसको लेके जाता, 2 महीने तक उनके पास वो लड़की रहती है, लेकिन वो पुलिस को नहीं बताते हैं। फिर ये पुलिस इनके पास कैसे पहुंचती है, ये लड़की के पास पुलिस किस तरह से पहुंचती है, कैसा उनको जो है पता चलता है कि ये लड़की जो है ये अभिजीत बोबड़े के घर में है? ये जो बयान है जो पुलिस ने चार्जशीट में फाइल किया उसमें अभिजीत बोबड़े का जो बयान है, अभी वो बयान अभिजीत बोबड़े ने ही दिया है कि क्या वो भी एक समस्या है, क्योंकि उसको भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। उसमें ये लिखते हैं कि हाँ, उनको पता चला कि ये लड़की ऐसा है कि उसके खिलाफ गुनाह दाखिल हुआ है, तो उसके बाद हम लेके गए और पुलिस ये बताई कि उनको खुफिया जानकारी, खुफिया तंत्र से उनको पता चला कि ऐसी लड़की इनके पास है और उन्होंने उस हिसाब से उसको वहाँ से उसके घर से उसको हासिल किया। तो हालांकि लड़की ने फिर जो बताया कि इस तरह से ये मोलेस्टेशन हुआ है, ये बयान पुलिस के सामने वो खुद आके गई। लड़की का बयान हुआ, लड़की का बयान अभी वही मामला है कि लड़की को जब कोर्ट में प्रस्तुति नहीं किया गया, तो अभी ये मामला पेचीदा बन रहा है कि क्या लड़की ने सही में आरोपी के खिलाफ बयान दिया था या आरोपी को एक साजिश के तहत मतलब उसको फंसाया गया। और लड़की अगर मेडिकल नहीं करना चाहती है खुद, अगर ये कहते हैं कि इस तरह से छेड़खानी हुई है या मेडिकल नहीं करना चाहते, ये इसके ऊपर क्या प्रावधान है? लड़कियों के अधिकार है कि वो अगर वो चाहती है तो खुद का मेडिकल ना करवाए? हाँ, ये बिल्कुल क्योंकि उसका जो आरोप जो चार्जशीट के अंदर है उसमें ऐसे उसके साथ कोई फिजिकल रिलेशन का आरोप नहीं है और हो सकता है कि मेडिकल कराने से हो सकता है कि उसका कोई फिजिकल रिलेशन उसके जो बाहर था वहाँ से उसका घर छोड़ देने के बाद आरोपी का उसके साथ में फिजिकल भी असॉल्ट हुए हो और वो मेडिकल में बाहर आ सकता है। तो क्योंकि जो भी आरोप है वो इतना ही है कि मेरे को छूने देना और ये, तो उसमें ना उसने टच तक किया है, ऐसा आरोप जो है लड़की का, विक्टिम का। तो मेडिकल के अंदर अगर ये आ गया कि वो सेक्सुअली एक्टिव थी तो वहाँ पर वो सवाल उठेगा कि फिर वो कहाँ से उसके साथ सेक्सुअल अटैक हुआ। तो ये एक मामला था। तो इसी वजह से लड़की का पूरा अधिकार है, लेकिन उसको क्या लड़की ने खुद किया कि उसको ये जो है वो दूसरे लोगों ने उससे मना करवाया। तो ये पूरा मामला जो है वो फॉल्स पुलिसिंग का है। पुलिसिंग जिस तरह से की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से की जा रही है, तो वो पूरी गलत दिशा में की गई है, फिर जानबूझकर गलत दिशा में उसको ले जाया गया, इस तरह से चित्र है। कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि कैजुअल जो है इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो नहीं, मैं बताया ना आपको, सेशंस कोर्ट ने क्लियर लिखा है कि इस मामले में, और लास्ट सेंटेंस लिखा है कि ग्रॉस नेग्लिजेंस इन द इन्वेस्टिगेशन। और पोक्सो जो है वो स्पेसिफिकली बिलो 18 ईयर्स के जो चाइल्ड है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स, या वो लड़का भी हो लड़की हो, इसके साथ में किसी भी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस होता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली गवर्नमेंट सरकार ने बनाया है। और उसके अंदर इस तरह का नेग्लिजेंट इन्वेस्टिगेशन बहुत गंभीर मामला है। ये इस तरह से ये घटना आपके सामने आई है, सेशन कोर्ट ने इसके ऊपर बाकायदा गंभीर जो टिप्पणी की है। ऐसे कितने सारे केस होंगे जो सामने नहीं आते हैं? ऐसा क्या पुलिस इस तरह से, आप क्योंकि आप वकील हो, आपने कई सारे केसेस देखे होंगे, क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस तरह से फॉल्स वे में जाती है? नहीं, ये एक पर्टिकुलर मामला आया है और ऐसे हमने लीगल एड की तरफ से जितने भी पॉक्सो के केसेस थे उसका एक बार हमने सर्वे किया था जो कोर्ट के अंदर फाइल हुए थे। उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए थे जो एलिगेशंस है, तो वो एलिगेशन से ये पता चलता था कि ये फॉल्स केसेस ही है। और ये फॉल्स केस, और इवन बहुत सारे कोर्ट्स ने, मैंने जब मेरे पास ये मैटर्स आए तो मैंने निकाले उसमें, तो उसमें बहुत सारे
सारे हाई कोर्ट्स ने भी ये ऑब्जर्व किया है कि पोक्सो के झूठे केसेस, मतलब व्यक्तिगत दुश्मनाहट निकालने के लिए कुछ हासिल करने के ऐसे हिसाब से अपने परिवार के सदस्य को आगे करके झूठे केसेस फाइल होते हैं। तो ये मतलब झूठे केसेस पॉक्सो में भी किए जा रहे हैं। यस यस, इस तरह से हो रहा है। तो नागपुर पुलिस, मतलब नागपुर पुलिस, हालांकि नागपुर पुलिस का नाम जो है पूरे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र से ज़्यादा जो है पूरे भारत में है, कि अगर कोई आरोपी होता है तो उनको सबसे पहले पकड़ने में अगर कोई पुलिस होगी तो वो नागपुर पुलिस है। मुंबई पुलिस से भी आगे नागपुर पुलिस है। अगर कभी भी क्राइम होता है तो नागपुर पुलिस के हाथ से वो आरोपी नहीं छूटता, ये भी उतनी ही सच है। लेकिन उतना ये भी सच है कि कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होते हैं वो इस तरह से जो है फॉल्स इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं, जो दिशा है इन्वेस्टिगेशन की वो दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। अब यही केस आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक माइनर, जो पुलिस की सबसे माइनर थी, हाईकोर्ट ने बाकायदा उसको कहा है कि वो माइनर, मतलब उसके पिताजी ने खुद कहा है कि वो माइनर नहीं थी। माइनर लड़की जो है नागपुर आती है, अपने भाई के साथ रहती है। कुछ उसका भाई, जिस तरह से एफआईआर में कहा गया है कि मॉलेस्टेशन करने की मांग करता, मॉलेस्टेशन करता है या फिर वो मांग नहीं करता है फिजिकल होने की। उसके बाद लड़की घर छोड़ देती है, फिर वो मेडिकल चौक में जाती है। मेडिकल चौक में आशीष बोबड़े जो है उसे मिलता है, वो अपने घर लेके जाता है बाकायदा। उसके बाद वो लड़की 2 महीने के बाद पता चलता है कि वो लड़की भाग कर आई है। 2 महीने के बाद पुलिस उसके ऊपर बाकायदा छोटू टेकाम के ऊपर बाकायदा एक एफआईआर लॉन्च करती है मॉलेस्टेशन का। 1.5 महीना पुलिस स्टेशन में, पुलिस जेल में जो है उसे रखा जाता है। 1.5 महीने का उसे जमानत मिलती है। कोर्ट, ये पूरा मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट ऑब्जर्वेशन करता है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो पूरी की पूरी तरह से जो है कैजुअल तरीके से की गई है, जो चीज़ करनी चाहिए थी पुलिस ने वो नहीं की है। तो इस तरह से अगर नागपुर पुलिस इस तरह से काम करती है, हाईकोर्ट ने बाकायदा उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दिया है, अपना एक सख्त टिप्पणी दी है कि कैजुअल इन्वेस्टिगेशन की गई है। तो ऐसा अगर होता है, नागपुर पुलिस इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है, कुछ कर्मचारी जो है तो इसके ऊपर कार्रवाई करने की जो है काम करना चाहिए। नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने भी ये सोचना चाहिए कि जो नागपुर पुलिस की छवि है, जो अपराधियों को पकड़ने की छवि है, तो इस तरह से जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, इस तरह से अब उनकी छवि बिगाड़ने की काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी अगर इस तरह से होता है और कोर्ट खुद इसलिए संज्ञान लेकर ये कहता है कि कैजुअल इन्वेस्टिगेशन होती है, तो पुलिस आयुक्त ने खुद ऐसे कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो निर्दोष है उन्हें इस तरह से कोर्ट का जो है चक्कर मारना ना पड़े, और जो मेंटली और फिजिकली जो हरासमेंट उनका होता है कोर्ट के चक्कर मारने में या फिर इतनी सारे जो चीज़ें होती है कानूनी प्रक्रिया को निकालने के लिए, तो उतना ना हो। इसलिए जो है पुलिस आयुक्त ने भी खुद इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि नागपुर में किसी भी तरह से कोई भी पुलिस को अधिकार देना नहीं चाहिए कि इस तरह से अगर फॉल्स इन्वेस्टिगेशन करे। अगर ऐसा होता है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी जो है मांग हम भी कर रहे हैं। और क्योंकि ये इतनी ही, ये काफ़ी संवेदनशील विषय है। ऐसे ये एक जो है इन्वेस्टिगेशन, ये एक पार्ट फिलहाल आया है, केस ऐसा सामने आया है, लेकिन जो खुद को कोर्ट कहते हैं कि ऐसे कई सारे केसेस है जो पॉक्सो में किए जा रहे हैं जो फॉल्स केसेस है, तो ये भी जो है ये भी नहीं होना चाहिए। और इसको बचाने के लिए पुलिस ने ही काम करना चाहिए, क्योंकि पुलिस ही जो है वो लोगों की रक्षा करती है। हम चाहते हैं कि पुलिस ने ही वो काम करना चाहिए। पुलिस जो है रक्षक ही बने, भक्षक ना बने, किसी के लिए जो है श्राप पुलिस ना बने, ऐसी जो है मांग हम कर रहे हैं। सर, आपने अपना कीमती समय दिया और काफ़ी गंभीर विषय पर जो है आपने बात बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आप देख रहे थे महाराष्ट्र 24। नमस्कार।